परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हो, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है? मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लैब। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। सरपरस्त न्यूज़ लैब में आपका इस्तकबाल है। चलिए आज हम बातें करेंगे दिलीप कुमार साहब के मुतालिक। दिलीप कुमार साहब 98 साल की उम्र में हमारे दरमियान से रुखसत हो गए। उनकी यादें, उनकी अदाकारी, उनकी फिल्म, उनके निभाए हुए किरदार हमारे ज़हन व सुकून में, हमारे दिल में हमेशा ज़िंदा था, ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका नाम एक सुनहरे लफ्ज़ों से लिखा जा चुका है, वो हमेशा से रहेगा। दिलीप कुमार साहब सिर्फ एक अदाकार ही नहीं बल्कि अपने आप में एक अदाकारी के अंजुमन थे और एक्टिंग की यूनिवर्सिटी थे। एक सच्चे मुहिब्बे वतन और देश प्रेमी थे। उन सब के अलावा एक अच्छे इंसान, एक अच्छे शौहर, एक जिम्मेदार शहरी थे और एक बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे। दिलीप कुमार साहब एक उस्ताद नहीं बल्कि एक दरसगाह थे। उनकी बावकार, दिल आवेज़ शख्सियत, धीमे लहजे में बोलना, फ़न की बुलंदियों को तमाम शोहरत, इज़्ज़त के बावजूद इंतहाई आज़ज़ी व इनकसारी कूट कूट कर भरा हुआ था। ये थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार साहब अदाकारी के महफिल में बैठते तो आवाज़ के उतारो चढ़ाव और अदाकारी के रुमूज़ पर बातें होती थी। उनकी आवाज़ में एक अलग तरह की मिठास, एक अलग चाशनी थी। उनके जुमले में ख़ास रिदम और रब्त हुआ करता था, जैसे कि सितार में होता है, जैसे कि मौसीकी में होता है। जब वो बोलते थे तो ऐसा लग रहा है गज़ल बोल रही है। जब वो डायलॉग डिलीवरी करते थे तो ऐसा लग रहा है नज़में लिखी जा रही है, हयात ज़िंदगी लिखी जा रही है, किरदार ज़िंदगी लिखी जा रही है, तारीख़ के सुनहरे अल्फाज लिखे जा रहे हैं। ये दिलीप कुमार साहब थे। दिलीप कुमार साहब ज़बान इतनी नफीस और शाइस्ता थी कि जब डायलॉग डिलीवरी करते थे तो अंदाज़ बयां से ज़ाहिर हो जाता था कि इनकी जो फिल्म है, जो अदाकारी है, वो गुस्से वाला है या खुशी का है, यह रोमानी मामला है। हिंदुस्तानी सिनेमा के अव्वलीन सबसे पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब हैं और रहेंगे भी। सिर्फ हिंदुस्तानी सिनेमा ही नहीं बल्कि दिलीप कुमार साहब का आज इंतकाल हो चुका है, हमारे दरमियान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एक तहजीब का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो चुका है। एक बड़े तनावर दरख्त का फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर से साया उतर चुका है। सब लोग बेसाया हो चुके हैं। किनसे बातें करेंगे, किनसे समझेंगे अदाकारी के रुमूज़, किनसे बातें करके सीन और शीन, जीम और जे की फ़र्क को समझेंगे। अब यह अदाकारी के सबक देने वाले अब हमारे दरमियान नहीं रहे। मगर एक चीज़ मैं बताते चलूं, अपने महबूब एक्टर, अपने महबूब अदाकार को आखिरी दीदार के लिए फिल्मी दुनिया हो, सियासी दुनिया हो, ये समाजी शख्सियात का एक जम्मे गफ़ीर लग गया। हर लोग जुहू के कब्रिस्तान में मौजूद थे अपने महबूब अदाकार का आखिरी दीदार के लिए। पूरे सरकारी एजाज़ के साथ उनको सुपुर्द खाक किया गया। उनके घर पर तमाम अदाकारों का एक तांता लग गया जिसमें तमाम अदाकार थे। आपने ज़रूर चैनलों में, सोशल मीडिया में देखा होगा। मैं उनका नाम बताना नहीं चाहता, आप अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अपने साहबजादे के साथ भी पहुँचे, शरद पवार पहुँचे, अब मलिक नवाब साहब भी पहुँचे। इस तरीक़ा से हमेशा हर लोग की एक बड़ी, लोग आते गए जाते गए, मगर ये सब सारी बातें थी। ये बात तो बताना भी ज़रूरी था। वो 1922 में 11 दिसंबर को
पेशावर में पैदा हुए थे, पेशावरी खान थे और खुदादाद मोहल्ला में तकसीम हिंद से पहले 1935 में जरिया माश के लिए मुंबई आ पहुंचे अपने वालिद मोहतरम के साथ। उनके वालिद मोहतरम गुलाम सरवर खान साहब का ड्राई फ्रूट्स का काम था, ड्राई फ्रूट्स के लिए यहाँ आए थे। ये सारी चीज़ें होती हवाती रही और इसी दरमियान में यूसुफ खान साहब दिलीप कुमार कैसे बन गए, उनकी भी वजूहात मैं बताता हूँ। 1943 में उनकी मुलाकात बम्बई टाकीज के मालकिन व अदाकारा देविका रानी जी से हुई। नैनीताल में किसी फिल्म की शूट के लिए गई हुई थी, वहीं पर दिलीप कुमार जी से मुलाकात होती है। उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड देती है, बोले मुंबई में आके ज़रूर मिलना। और एक जुमला उनका जरूर था, क्या आपको उर्दू आती है, उर्दू पढ़ना बोलना जानते हैं? दिलीप कुमार साहब ने बहुत मुस्कुराते हुए नफीस अंदाज में कहा, जी मैं उर्दू जानता हूँ, पढ़ने भी जानता हूँ, बोलने भी जानता हूँ, समझने भी जानता हूँ और समझाने भी जानता हूँ। ये दिलीप कुमार साहब थे, एक हैंडसम, एक यंग स्टार, एक शर्मीली आंखों वाला अदाकार था। जब बम्बई टाकीज में जाकर के सुपर स्टार देविका रानी जी से मुलाकात करते हैं तो उन्होंने बम्बई टाकीज के लिए 1250 रुपए पर अपने यहाँ नौकरी पर रख लेती है और इस तरीक़ा से उनको स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह का भी काम दिया जाता है, लिखने पढ़ने का भी काम दिया जाता है। उनको बाज़ाब्ता तौर पर 1943 में उनको सिग्नेचर कर लिया जाता है। उनकी फिल्म ज्वार भाटा के लिए जो बतौर हीरो कास्ट होती है, वहीं से उनकी अलग ज़िंदगी की शुरुआत होती है। 1943-44 का साल और ये 2021 का साल, 98 साल की ज़िंदगी में न जाने कितनी तारीख साज कहानियाँ छुपी हुई है। अगर एक एक परत को खोला जाए तो दिन रात 24 घंटे ऐसे गुजर जाएंगे। दिलीप साहब की कहानी, उनकी अदाकारी, उनके काम काज पर रोशनी नहीं डाला जा सकता, नामुमकिन होगा। मगर मैं कोशिश करता हूँ समंदर को कोजे में कैसे समाया जाता है, उसी सूरत के तहत मैं समंदर को कोजे में समा करके आपको एक मुख्तसर उनकी ज़िंदगी पर, उनकी स्टोरी पर, उनकी कामयाबी पर मैं आपके सामने में रखूँगा। इसलिए कि हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने सरपरस्त के नाज़रीन का ख़ास ख्याल रखें। फिल्म रिलीज़ हुई, फिर देखते देखते आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद 1947 का साल होता है। हिंदुस्तान का भी मुस्तकबिल चमकने वाला था, हिंदुस्तान के आज़ादी मिलने वाली थी। इधर दिलीप कुमार साहब की किस्मत का भी तारा चमकने वाला था। उसी साल उनकी फिल्म जुगनू आती है और रिलीज होती है, बड़ी हिट साबित होती है। यहाँ हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था गुलामी से और दिलीप कुमार साहब सुपरस्टार बन रहे थे और उनकी फिल्म जुगनू सुपरहिट हो रही थी। ये थी 1947 से 1947 तक का रिलेशन दिलीप कुमार और देशभक्ति में। इस तरीक़ा से आगे बढ़ते गए और बहुत सारी फिल्में किए और उनकी कामयाब फिल्मों में आप ज़रूर जानते हैं मुग़ल आज़म, आन, सौदागर, गंगा जमुना, मधुमती तारीखी फिल्में थी। देवदास, शक्ति, दाग, संग दिल, नया दौर, अंदाज, कोहिनूर, आज़ादी। कमोबेश 60 साल 50 से 60 साल फिल्मी करियर में उन्होंने कमोबेश 65 फिल्में बनाई और हर फिल्म में एक लाजवाब अदाकारी, एक तारीखी किरदार था जो ज़िंदगी की अक्कासी करते थे, ज़िंदगी की खामियों और खूबियों को बयान करते थे। उससे, उस फिल्मों से कुछ सीखने समझने का मौका मिलेगा। सबक आमोज फिल्म थी, सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं था, तफरीही फिल्म नहीं थी, एक हिंदुस्तान को एक नए मुस्तकबिल पर ले जाने के लिए एक अदाकारी करते थे। किस तरीक़ा से अपने आप को सजाना है, संवारना है, ये थे दिलीप कुमार साहब। अब दिलीप कुमार साहब एक चीज़ और बताते चलूँ, 65 फिल्म जो उन्होंने बनाया, सिर्फ एक फिल्म में ही मुसलमान का किरदार शहजादा सलीम का अदा किया, बाकी 65 फिल्मों में किसी फिल्म में भी नहीं किया। तो मतलब मैं ये बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि वो किस तरीक़ा से उनके फिल्म अदाकारी
उनके लिए नाम मैटर नहीं करता था, उनके लिए कहानी मैटर करती थी, स्क्रिप्ट मैटर करता था। और हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है इंडियन फिल्म सिनेमा का, दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा किया। हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड पद्म भूषण के एजाज से भी नवाजा गया। इस तरीका से हिंदुस्तानी सिनेमा के फिल्म दाग के लिए फिल्म फेयर का बेहतरीन अदाकार का, बेस्ट एक्टर का सबसे पहले अवार्ड हासिल करने वाले भी दिलीप कुमार साहब है। पहला फिल्म फेयर अवार्ड हासिल करने वाले दिलीप कुमार साहब, पहला हिंदुस्तानी सिनेमा का सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब, मुसलसल 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतते रहे, हासिल करते रहे। ये थे दिलीप कुमार। उसके आगे और भी चलिए बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नामों से इनको याद किया। शहंशाह जज्बात, ट्रेजेडी किंग, लीजेंडरी एक्टर, और सत्यजीत रे ने उनको मेथड एक्टर्स का भी खिताब से, अलकाब से नवाजा था। आप मेथड एक्टर बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। अगर सितार बजाना है तो सितार सीखते थे, अगर टांगा चलाना है तो टांगा सीखते थे, मगर जो चीज़ करना वो मतलब हू बहू उसमें डूब करके अदाकारी करना आज के हीरो की बस की बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार जी ही कर सकते थे। इस तरीक़ा से और आगे चलिए, 1998 में उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरी अवार्ड निशाने इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। मगर कुछ हमारे देश के कुछ लोगों ने, जब ये अवार्ड का नाम उनका सिलेक्शन हुआ था, तो कुछ लोगों ने उस पर लान तान भी करने लगे, तो उससे उनका दिल काफ़ी पसमुर्दा हो गया था। उन्होंने एक जुमला कहा था कि 65 साल हिंदुस्तान में रहने के बाद अब हमें भी सबूत देना पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से जो बाला साहब थे उनके साथ मामला हो गया। इवन के बाला साहब के साथ उनकी अच्छी ताल्लुकात थी। तो फिर दिलीप कुमार जी ये अटल बिहारी वाजपेयी जी से बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको अवार्ड वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कारगिल का टाइम आया तो नवाज शरीफ से बात करके नवाज शरीफ को भी बताते हैं कि भाई क्या कर रहे हो तुम, ख़त्म करो। तो इस तरीक़ा से ये था। और जवाहरलाल नेहरू साहब से भी अच्छे ताल्लुकात थे। हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी थे। इस तरीक़ा से सियासत में तो कभी नहीं आए। सिर्फ एक एमपी के लिए उन्होंने मुंबई में जवाहरलाल नेहरू साहब के इसरार पर वो प्रचार प्रसार किए थे। सियासत से कभी ज़ौक़ व शौक़ नहीं रहा उनका, मगर सियासी सूझबूझ पर गहरी नज़र रखते थे। सियासत के मुतालिक बोलते थे कि किसी एक की जागीर नहीं है, सब लोगों को, सब समाज के लोगों को, सब तबके के लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए था और मिलनी भी चाहिए था। इस तरीक़ा से दिलीप कुमार साहब थे। आज उनका गुजर जाना हमारे दरमियान से, समझिए कि पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया रो रही है। इसलिए कि इनके फ़ैन फॉलोइंग, इनके मद्दा बर आज़म एशिया में तो सबसे ज़्यादा है, ऐसे पूरी दुनिया में है। अफसोस का इजहार कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताते चलूँ, ये कोरोना काल, लॉकडाउन में लाखों लोग की तादाद में उनके घर के आसपास, जूहू कब्रिस्तान के आसपास जमा हो जाना इस बात का बयान दलील है। उनसे मोहब्बत करने वालों की आज भी, भले फिल्म करना बंद कर दिए थे, मोहब्बत करने वालों की कतारें ख़त्म नहीं हुई थी। कि ये थे दिलीप कुमार, हमेशा हमारे जहनों में, हमेशा हमारे दिलों में, हमारे ज़िंदगी में हमेशा ज़िंदा थे, ज़िंदा है, ज़िंदा रहेंगे। और उनके इंतकाल पर हमारे देश के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब, और एक्स प्रेसिडेंट राहुल गांधी साहब, सोनिया गांधी जी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान जी ने, तमाम बड़ी पर्सनालिटियों ने ट्वीट करके उनको खराज अक़ीदत श्रद्धांजलि पेश की। इस तरीक़ा से हिंदुस्तान के तमाम मद्दाहों की जानिब से सरप्रस्त न्यूज़ लाइव महबूब रज़ा सिद्दीकी भी उनकी फैमिली खराज अक़ीदत पेश करते हैं। सायरा बानो साहिबा के गम में और उनके रिश्तेदारों के गम में बराबर के शरीक है। अगर आपने अभी तक सरप्रस्त न्यूज़ लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके दरमियान आते हैं, आते रहेंगे, आपके मसाइल को उठाते रहेंगे। दीजिए महबूब रज़ा सिद्दीकी के साथ। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और भी एक चीज़ मैं बताते चलूँ, इंतज़ार कीजिएगा। दिलीप कुमार साहब के अलग अलग गोसों पर हम बातें करेंगे फ्यूचर में, अलग अलग स्टोरी में लेके आऊँगा उनकी अलग अलग कहानियों के ऊपर। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।